एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। गाबा में हुई टीम इंडिया के साथ गड़बड़ मैदान के अंदर भी और मैदान के बाहर भी। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत जो गड़बड़ मैदान के बाहर हुई, जी हां, एक बार फिर ब्रिस्बेन में भारतीय खिलाड़ियों के साथ बदसलूकी हुई। एक बार फिर मोहम्मद सिराज और वॉशिंगटन सुंदर को ऑस्ट्रेलियाई फैंस ने गाली दी। वॉशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज दोनों को ऑस्ट्रेलियाई फैंस ने अपशब्द कहे। ये क्या कह सकते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि सिर्फ उनको मैदान से निकालने का ही अगर ये एक दंड है तो इससे लोग बाज नहीं आएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस का आप देख रहे हैं कि कई बार एक इशू बन जाता है तो वो ज्यादा मजे लेते हैं कि देखते हैं कि भाई क्या होगा हमारे साथ। तो मुझे लगता है कि जिनको पिछले मैच में पकड़ा था, अगर उनको प्रोसिक्यूट किया जाए, कोई उनके ऊपर कोई पुलिस की कार्रवाई की जाए, क्रिमिनल कार्रवाई की जाए, सिर्फ उनको मैदान से निकाल देंगे तो अगले बार फिर ऐसा होगा जैसे आप कह रहे हैं हुआ, तो ये एक बैलून सा बनता चला जाता है और उसको अगर आप स्टैंप आउट नहीं करेंगे तो ये बदसलूकी बढ़ती चली जाती है। मुझे याद है 1980 के दशक में रवि शास्त्री हाय हाय का एक फैशन बन गया था। एक मैच से शुरू हुआ, लोगों को लगा बड़ा कूल है ऐसा करना, किसी खिलाड़ी को की खिंचाई करना, उसको गाली देना। चलिए हाय हाय तो चलो ठीक है, वो परफॉर्मेंस देके उन्होंने बंद करवाई, पर ये गाली देना तो बिल्कुल टॉलरेट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल टॉलरेट नहीं होना चाहिए। हमारे साथ कपिल पाजी भी फोन लाइन के साथ जुड़ चुके हैं। कपिल पाजी, सिडनी में जो हुआ ठीक वैसे ही एक बार फिर ब्रिस्बेन में हुआ मोहम्मद सिराज के साथ, क्या कहेंगे ऐसी चीजों के बारे में आप? निंदा करने की बात है कि इतनी कंट्री में भी इस तरह की बात होती है, लेकिन हुलिगन पीपल तो वो तो उनको तो आप समझा ही नहीं सकते, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, का हो, वेस्ट इंडीज हो, इंग्लैंड हो, ऐसे लोग आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। बट हाँ, थोड़ा सा दुख होता है कि इतनी स्पोर्टिंग कंट्री है, उसके बाद इस तरह का बिहेव करें तो थोड़ा बुरा लगता है। पर क्या कपिल पाजी, टीम इंडिया को और सख्त कदम उठाने की जरूरत है? क्या टीम इंडिया को बिल्कुल एक स्टेटमेंट देने की जरूरत है कि वो जो टीम को वॉक ऑफ कर जाएं उस सेशन से और बोले कि जब तक ये ठीक नहीं होगा, अश्योरेंस नहीं मिलेगा, वापस मैदान पे नहीं जाएंगे? कपिल पाजी, नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आप सबकी गारंटी कोई भी नहीं ले सकता। बीच में एक आदमी थोड़ा जिसका दिमाग खराब है वो बोल देगा तो आप सबके ऊपर ब्लेम नहीं दे सकते। हाँ, आपने कंप्लेंट क्रिकेट बोर्ड को करनी चाहिए, टीम को भी नहीं करनी। टीम को करनी चाहिए बोर्ड के ऊपर कि ऐसा ऐसा हो रहा है, व्हाट टू डू, and let the board take action against the Australian board, either send a letter. इसको आप रोकने का तरीका यही है, you have to educate people, that's all. नहीं तो कोई इसका, आप एक आदमी खराब निकलता है तो उसमें आप क्या कह सकते हैं? पर कपिल पाजी, ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक स्टेटमेंट जारी किया, कहा कि आइंदा से ये नहीं होगा, हम माफी मांगते हैं, हम कोशिश ये करेंगे कि ये दोबारा इंसिडेंट नहीं हुआ। और जैसे ही वो कहते हैं उसके ठीक अगले दिन होता है, फिर वो एक माफी देते हैं और अब अगला टेस्ट मैच के पहले दिन एक अलग जगह पे फिर वही चीजें होती हैं। तो इसका ये एंड कब होगा? ऐसी चीजें ये एंड नहीं होगा। अगर हम इसको बंद करना है तो इसके बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि ऑस्ट्रेलियन फिर एक बार आपको लेटर सॉरी का दे देगा, लेकिन किसी के हाथ में नहीं है, ये कोई नहीं है। हाँ, जो भी इंसान करता है उसको उठा के ग्राउंड से बाहर फेंक दिए जाए, यही ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। कहना बड़ा आसान है, जब एक्चुअल में आता है तो इसको संभालना बहुत ही कठिन है। यू हैव टू एजुकेट पीपल। लेकिन अगर आप बोले कि एक आदमी बोलेगा हम वॉकआउट करेंगे टेस्ट मैच में, आई थिंक इट्स नॉट फेयर। आपने सुना अतुल भाई कपिल पाजी को, क्या आप कहते हैं उसके बारे में? सहमत है आप कपिल पाजी से? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे लगता है कि सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि एक आधा खराब सेब हर बास्केट में आपको मिलेगा, पर मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा, आप सिर्फ उसको ग्राउंड से एविक्ट करेंगे तो काफी नहीं है। एक संकेत जैसे पिछले मैच में आपने एविक्ट किया था, अगर आप उन पे कंप्लेंट करके क्रिमिनल उन पे लॉ लगाएंगे, उनके ऊपर कोई फाइन होगा पैसों का या उनके ऊपर कोई चार्जेस लगेंगे, तभी आगे बढ़ेगी गेम, क्योंकि तब ये संकेत जाएगा। तो आपको एग्जाम्पल बनाना है, उसके बाद सुधरेंगे सारे। क्योंकि पाजी जो कह रहे हैं कि भाई एजुकेट करके, वो बड़ा लंबा समय है और वॉकआउट का कोई सोल्यूशन नहीं है। आप चिट्ठी भी ले लें ऑस्ट्रेलिया बोर्ड से, कोई फायदा नहीं है उसका। जी हाँ, लेकिन ये चीजें रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। लेकिन जिस एक और गड़बड़ हुई है गाबा के टेस्ट मैच के पहले दिन, और इस बार मैदान के अंदर क्या गड़बड़ हुई है, इस रिपोर्ट में देखिए। रहाणे ने लाबुशेन का 37 रन पर जब कैच छोड़ा, तब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 विकेट पर 93 रन था। चेतेश्वर पुजारा ने 48 रन के स्कोर पर जब लाबुशेन का कैच छोड़ा, तब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 3 विकेट पर 113 रन था। लाबुशेन ने ब्रिस्बेन में 108 रन की पारी खेली। लाबुशेन का कैच 93 रन पर छूटा था और जब वो आउट हुए तब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 213 रन था।
लाबुशेन के कैच छोड़ना टीम इंडिया को 71 रन भारी पड़ा। लाबुशेन के कैच नहीं छोड़े होते तो ऑस्ट्रेलिया पहले दिन 274 के स्कोर तक नहीं पहुंच पाती। शार्दुल ने 19 रन के स्कोर पर ग्रीन का कैच छोड़ा। कैमरून ग्रीन 28 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। पहले दिन ऑस्ट्रेलिया के 5 विकेट गिरे। अगर कैच नहीं छूटते तो टीम इंडिया का पलड़ा शायद ज्यादा भारी होता। आर अश्विन और जसप्रीत बुमराह चोट की वजह से प्लेइंग 11 से बाहर हो गए। चोट की वजह से इस सीरीज में टीम इंडिया के 11 खिलाड़ी बाहर हो चुके हैं। इस सीरीज में टीम इंडिया 20 खिलाड़ी खिला चुकी है। 1960 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि एक टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया ने 20 खिलाड़ियों को खिलाया है कि टीम इंडिया को अनुभवहीन बॉलिंग अटैक के साथ ब्रिस्बेन टेस्ट में उतरना पड़ा। टीम इंडिया के जो 5 गेंदबाज खेल रहे हैं उन्हें कुल 4 टेस्ट मैच का अनुभव है। 1933 के बाद ये भारत का सबसे अनुभवहीन गेंदबाजी अटैक है। नतीजा, ऑस्ट्रेलिया ने इस सीरीज में पहली बार 3 से ज्यादा के रन रेट से रन बना दिए। अतुल भाई, 3 ड्रॉप कैचेस और इससे ज्यादा इनएक्सपीरियंस बॉलिंग अटैक कम से कम इंडिपेंडेंस के बाद तो नहीं हुआ है टीम इंडिया के। 1933 में तो पहली बार टेस्ट क्रिकेट खेलना शुरू किया था इंडिया ने, और तभी तो एक्सपीरियंस था ही नहीं, तो उससे मुकाबला करना पर ये बहुत बड़ी बात है। और इतनी टर्नओवर खिलाड़ियों की मैंने इस सीरीज में देखी है, शायद ही मेमोरी में कोई याद हो कि इतनी इंजरीज कभी हुई हो। पर चलिए, अच्छी बात यह है कि बड़ा स्क्वाड था, फटाफट प्लेयर, तैयार प्लेयर आपको मिल गए वहाँ पे। पर ये गाबा में अगर जाके आपके 4 फास्ट बॉलर्स जो हों और चारों इनएक्सपीरियंस हो और उसके बावजूद आप को अच्छे ब्रेक मिले, अगर आप कैचेस पकड़ लेते तो आप पहले दिन शायद ऑल आउट कर लेते ऑस्ट्रेलिया को, और ये बहुत बढ़िया बात होती, क्योंकि अब ये मैच में क्या है कि आपको बैटिंग बड़ी ज़बरदस्त करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर 450 रन 400 रन बना दिए ऑस्ट्रेलिया ने तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि गाबा में बहुत जल्दी विकेट्स मिलते हैं फास्ट बॉलर्स को। आपने बाउंस देखा, तो आपने जो गलतियाँ की हैं उनको अगर उनकी भरपाई करनी है तो मुझे लगता है कि जल्द से जल्द कल 350 से पहले आउट कर ले तो बेहतर रहेगा ऑस्ट्रेलिया को। जी हाँ, 350 से पहले आउट करना बेहद जरूरी है ऑस्ट्रेलिया को। फिलहाल 5 विकेट और टीम इंडिया को लेना है। लेकिन जिस बात का जिक्र यहां पर अतुल भाई ने किया, इंजरीज का, ये इंजरीज इतनी बड़ी है कि प्लेइंग 11 अलग, नॉन प्लेइंग 11 अलग दिख रही है। ये रिपोर्ट देखिए आप। सिडनी टेस्ट मैच में संकट मोचक बने हनुमा विहारी भी हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से चौथे टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। इसके अलावा मोहम्मद शमी एडिलेड टेस्ट में बल्लेबाजी करते हुए चोटिल हो गए। पैट कमिंस की शॉर्ट बॉल शमी की कलाई पर लगी थी और शमी पूरे ऑस्ट्रेलिया सीरीज से बाहर हो गए। मेलबर्न टेस्ट में उमेश यादव को काफ में दर्द की शिकायत हुई और वो टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। उमेश की जगह युवा टी नटराजन को टेस्ट टीम में शामिल किया गया। तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा और भुवनेश्वर कुमार चोट की वजह से ऑस्ट्रेलिया का दौरा ही नहीं कर पाए। सिडनी टेस्ट से पहले बल्लेबाज केएल राहुल को प्रैक्टिस के दौरान बाएं हाथ की कलाई में चोट लगी थी। इसके बाद बीसीसीआई ने राहुल के ऑस्ट्रेलिया सीरीज से बाहर होने की पुष्टि की। इंजरी की वजह से कई खिलाड़ी टेस्ट सीरीज में नहीं खेल पाए, लेकिन एक खिलाड़ी को मौका मिला और वो है टी नटराजन। ये रिपोर्ट देखिए आप। टेस्ट टीम में टी नटराजन की एंट्री हुई चोटिल उमेश यादव की जगह, और प्लेइंग 11 में वो खेले चोटिल जसप्रीत बुमराह की जगह। नटराजन ने लाबुशेन को 108 रन और मैथ्यू वेड को 45 रन के स्कोर पर पवेलियन भेजा। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर एक वक्त पर 3 विकेट पर 200 रन था, लेकिन लाबुशान और वेड के विकेट गिरने के बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 5 विकेट पर 213 रन था। 2 दिसंबर 2020 को इसी दौरे पर टी नटराजन ने वनडे में डेब्यू किया और 2 विकेट लिए। 4 दिसंबर को T20 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू किया, पहले ही मैच में 3 विकेट निकाले। और 15 जनवरी 2021 को टी नटराजन ने टेस्ट में डेब्यू किया और पहले दिन 2 विकेट लिए। अतुल भाई, 1 महीने में तीनों फॉर्मेट में उन्होंने डेब्यू कर लिया। देखिए, फेरी टेल होती है ना, कई बार आप सोचते हैं और जैसे कहते हैं ना, आपके सपने होते हैं जो, अगर आप बोले ना कि टी नटराजन से कि 4 महीने पहले अपना सपना लिखे, तो वो भी ये सपना पूरा नहीं लिख पाते। तो मुझे लगता है कभी कभी जब दिन आते हैं ना, आज देखिए 2 शॉट्स जो 2 विकेट मिली हैं, आपको ऐसी विकेट्स टेस्ट क्रिकेट में अभी सोच नहीं सकते आप कि ओवर पिच बॉल पे बैट्समैन को एकदम ब्रेन फेड हो जाए, आप ऐसी शॉट खेल दें। पर उनका जो दिन चल रहा है वो ऐसे शॉट्स मारने के लिए मजबूर कर रहे हैं, और ये जब दिन चल रहे होते हैं आप इनके पूरी तरह से इनकैश करें। पर बात है कि स्टोरी है और बड़ी एक एंटरप्राइजिंग, एक इनकरेजिंग स्टोरी है कि देखिए छोटे से एक गांव से आके, और यही एक ऐसी जो रहती हैं कहानियाँ, ये दूसरे बच्चों को भी प्रोत्साहित करती है खेलने के लिए कि चलिए ऐसे अगर उनके साथ हो सकता है तो मेरे साथ भी हो सकता है। अतुल भाई, फेरी टेल स्टोरी है मान लिया,
लेकिन अगर हम क्रिटिकली देखें, आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं टीम इंडिया के लिए, क्या आपको लगता है कि ये अगला टेस्ट मैच कभी टीम इंडिया के लिए खेल पाएंगे? क्या उनमें वो वैरायटी है, मूवमेंट है, पेस है? T20 अलग गेम है, टेस्ट क्रिकेट अलग है। देखिए बड़ा मुश्किल है क्योंकि अब टेस्ट क्रिकेट होगी इंडिया में, इंडियन पिचेस पे इस इतने पैकेज के साथ मुझे लगता नहीं कि खेल पाएंगे। हाँ, क्योंकि लिमिटेशन है, शॉर्ट फॉर्मेट की बड़े अच्छी गेंदबाज है, क्योंकि डिसिप्लिन है, इतना वर्क नहीं है, पेस नहीं है, तो मुझे लगता नहीं कि वो ऊंचाइयां छू पाएंगे। पर टेस्ट डेब्यू हो गया है और आपको अगर फॉरेन टूर आगे आएंगे, फिट रखेंगे अपने आप को, उम्र भी इतनी छोटी नहीं है कि आप उनमें इन्वेस्टमेंट करें। पर अब चलिए बोनस है, मुझे लगता है कि उनके मौका मिला है, पर उनका जो मेन एरिया रहेगा वो T20 और वनडे इंटरनेशनल रहेगा। जी हाँ, लेकिन बोनस जरूर मिला है टी नटराजन को कि 2 महीने के अंदर, यानी कि 1 महीने के अंदर ही टी नटराजन T20 भी खेल गए, वनडे भी खेल गए, टेस्ट क्रिकेट भी खेले। खैर, ये तो बात रही टीम इंडिया की, लेकिन आज एक खिलाड़ी को और मौका मिला है, और वो भी डोमेस्टिक क्रिकेट में। जी हाँ, सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को मुंबई की टीम में शामिल कर लिया गया है। आज उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में अपना डेब्यू किया। हरियाणा के खिलाफ वो सैयद मुश्ताक T20 टूर्नामेंट में खेले। उन्होंने 3 ओवर में 34 रन दिए और 1 विकेट लिया। और सबसे बड़ी बात यहां पर अतुल भाई, संजोग की बात जिसे कहते हैं ना, सचिन तेंदुलकर का डोमेस्टिक क्रिकेट में आखिरी मैच हरियाणा के खिलाफ, और अर्जुन तेंदुलकर का पहला मैच डोमेस्टिक क्रिकेट में हरियाणा के ही खिलाफ। देखिए बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि नाम है तेंदुलकर, इसका भार उठाना कोई आसान काम नहीं है। और सचिन से मैं जब 1-1.5 साल पहले मिला था तो उनको इतना मुझे उन्होंने उनका एक्शन मुझे फ़ोन पे दिखाया कि बोला कि आप क्या देखते हो, इस एक्शन को देखो आप। तो मैंने उनको एक बोला कि एक थोड़ा सा फॉल्ट था, कहते हाँ बिल्कुल सही पकड़ा। तो ये वर्क कर रहे हैं, उन्होंने अपना एक पर्सनल कोच भी सुब्रोटो बैनर्जी को साथ में रखा है जो मेंटोर कर रहे हैं। तो बहुत एक भार है, मुझे लगता है कि ऐसे प्रेशर के साथ एक युवा खिलाड़ी को खेलना अब आसान काम नहीं है, क्योंकि तेंदुलकर का आपका नाम पीछे लगा हो और बड़े बड़े जब नाम होते हैं ना, डॉन ब्रैडमैन का बेटे के देख लें आप, सुनील गावस्कर, रोहन तो चलो इंडिया खेले, पर ये जो भार उठा के चलना, परफॉर्म करना, क्योंकि आपको लोग बड़ी क्रिटिकली माइन्यूटली देखते हैं फिर, और आपको हमेशा अपने बड़े नाम, अपने पिताजी के नाम से आंका जाता है। विजय मंजरेकर के बेटे संजय मंजरेकर काफी खेले, लाला अमरनाथ के दो बेटे खेले टेस्ट क्रिकेट, मोहिंदर अमरनाथ बहुत बड़े प्लेयर बने। पर ऐसा बहुत कम रहता है कि जितना बड़ा नाम एक बाप ने बनाया हो उतना ही बड़ा नाम बेटा बने। चलिए एक भविष्यवाणी छोटे से जल्दी से, मुश्ताक अली के बाद आईपीएल का ऑक्शन होना है, मिलेंगे वहां पर आईपीएल का मौका? देखिए क्यों नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि कई बार सिर्फ आप खेल को छोड़ के एक नाम का ही भार ले लें, और फ्रेंचाइज क्रिकेट में क्या है कि आपको एनकैशमेंट करनी है, तो इकोनॉमिकली देखें, कमर्शियली देखें तो अर्जुन तेंदुलकर वायबल है। जी हाँ, ये तो है कि अर्जुन तेंदुलकर को अपने फादर का नेम यानी सचिन तेंदुलकर का नाम जस्टिफाई करना पड़ेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।